Good morning, Bacho. So today we are going to see the remaining topic of the chapter number 1. In the previous lecture, we have discussed heterotrophic mode of nutrition in plants. In that, we have seen the parasitic plant, saprophytic plant, insectivorous plant. One more were remaining. That's a symbiotic association. Clear? So today I will cover this topic in today's lecture. Symbiotic association. इस टर्म को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, सिम्बायोटिक, दो वर्ड है। सिम मीन्स साथ साथ, सिम मीन्स साथ साथ, एडजॉइंट। सिम मीन्स साथ साथ, ये बोले एडजॉइंट। तो ऐसे लोग जो साथ साथ रहे, बायोटिक मतलब लिविंग, तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो साथ साथ रहते हैं। साथ साथ रहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि रहते भी हैं और एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे एसोसिएशन को क्या बोलेंगे? सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलेंगे। ठीक है, इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन में हमने जो पढ़ना है, हमने पढ़ना है लाइकेन। क्या पढ़ना है? लाइकेन। क्लियर? हाँ, जो हमारी बुक में दिया हुआ है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, देख लेते हैं। इसके अलावा हो सकता है माइकोराइजल एसोसिएशन। तो एक लाइकेन है और एक क्या है, माइकोराइजल, या फिर माइकोराइजल एसोसिएशन भी बहुत बार लिखा होता है। क्लियर? तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक साथ साथ रह के एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहलाएगा। इसके दो है पार्ट, एक लाइकेन है और एक माइकोराइजा। लाइकेन आपकी किताब में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, माइकोराइजा नहीं दिया गया। फिलहाल इसको हम पढ़ेंगे। क्लियर? तो लाइकेन स्टार्ट करते हैं। देखो लाइकेन क्या है, लाइकेन जो है ये भी क्या है, म्यूचुअल रिलेशन है बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। म्यूचुअल रिलेशन मतलब एक दूसरे का साथ है। म्यूचुअल मतलब एक दूसरे का बिल्कुल साथ है, मतलब कुछ बेनिफिट उनको वो देंगे और कुछ बेनिफिट वो उनको वो देंगे। तो लाइकेन इज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। मतलब जो एल्गी और फंजाइज होते हैं उनका म्यूचुअल एसोसिएशन होता है। हमेशा एल्गी और फंजाई जब एक साथ मिलते हैं तो उस एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं? लाइकेन। क्लियर? तो लाइकेन की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। क्लियर? दूसरा पॉइंट आते हैं। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है, पहला तो पॉइंट हमने पढ़ लिया। अब दूसरे पॉइंट पे आओ, जो हमने डेफिनेशन में बताया कि म्यूचुअल रिलेशनशिप है, उसी के बेसिस पे सेकंड पॉइंट को सोचो। तो क्या सोच सकते हो कि कौन खाना बनाता है, कौन खाना नहीं बनाता है, या फिर ऐसे बोले कि कौन क्या चीज एक दूसरे को देता है। तो एल्गी जो है वो ग्रीन होता है, वो खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस से। ठीक है, तो एल्गी खाना बनाएगा, फंजाई को देगा। इन रिटर्न फंजाई विल एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल एंड इट विल गिव टू द एल्गी। तो एल्गी खाना बनाएगा, फंजाई को देगा। फंजाई जो है सॉइल से मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, एल्गी को देगा। तो एल्गी खाना बनाया, फंजाई को दिया, फंजाई ने वाटर एब्जॉर्ब किया, मिनरल एब्जॉर्ब किया, एल्गी को दिया। तो एल्गी भी फायदा दे रहा है, मतलब कुछ चीजें प्रोवाइड कर रहा है फंजाई को, फंजाई भी इन रिटर्न एल्गी को भी बेनिफिट प्रोवाइड करा रहा है। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बेनिफिट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो हुआ ना म्यूचुअल रिलेशनशिप। ठीक है, हाँ। तो दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया, कौन क्या करता है, कौन क्या करता है। ठीक है, अब ये जो रिलेशन है एल्गी और फंजाई का, इसको मास्टर और स्लेव बोला जाता है। मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। मास्टर स्लेव मतलब मास्टर समझ में आता है, और स्लेव मतलब दास। तो मास्टर और दास का रिलेशनशिप बोला जाता है इसको, लाइकेन को। ठीक है, मास्टर स्लेव रिलेशनशिप।
इसके अलावा जो है कि जो इनका लाइकेन का कलर होता है वो होता है व्हाइट कलर। कैसा होता है? व्हाइट कलर। ठीक है। फिर लास्ट, इसके बाद लास्ट पॉइंट हम देखेंगे, जो लाइकेन्स होते हैं ये पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। लाइकेन उन एरियाज में नहीं ग्रो करते हैं जहां पे पॉल्यूशन होता है, वो भी SO2 का पॉल्यूशन, सल्फर डाई ऑक्साइड का पॉल्यूशन जहां होगा वहां पे लाइकेन ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है, तो 4 पॉइंट ये बहुत अहम है, इसको याद रखना है। फिर अब कुछ चीजें फाउंडेशन क्लास से हम लोग लेके आएंगे। पहले इन 4 पॉइंटों को लिख लेते हैं। लाइकेन क्या हो जाएगा? सबसे पहला डेफिनेशन बोले तो क्या हो जाएगा? इट इज अ टू द एल्गी। तो एल्गी जो है वो खाना बनाएगा और फंजाई को प्रोवाइड कराएगा, और उसके बदले इन रिटर्न फंजाई क्या करेगा? H2O और मिनरल एल्गी को प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या आपको बताया मैंने? तीसरा पॉइंट है इट इज ऑल्सो नोन एज मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। ठीक, इसके अलावा इसका कलर कैसा होता है? इट इज वाइट इन कलर। किस कलर के होते हैं? व्हाइट कलर के होते हैं। ठीक है, देखो होगा पेड़ पे व्हाइट व्हाइट कुछ लगा होता है, जो भी वो ट्री का बार्क होता है उसमें व्हाइट व्हाइट चीजें लगी होती है ना, तो जिस पेड़ पे व्हाइट व्हाइट लगा हो समझ जाना क्या है? लाइकेन। और लाइकेन उसी एरिया में दिखेगा जहां पे पॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब जिस पेड़ पे लाइकेन लगा हो समझ जाना वो एरिया पॉल्यूशन फ्री है। क्लियर? तो व्हाइट कलर का होता अगला क्या है? इट इज अ पॉल्यूशन SO2 पॉल्यूशन इंडिकेटर। ठीक है, अब कभी कभी पूछा जाता है किसका, कौन सी गैस का इंडिकेटर होता है? तो SO2 का। ठीक है, जनरली याद रखो पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, लेकिन पूछा जाए स्पेसिफिकली स्पेसिफाई करके कौन से गैस का, तो बोलोगे SO2 का। ठीक है, इट इज अ SO2 पॉल्यूशन इंडिकेटर। आगे लिख देंगे इट डू नॉट grows in polluted areas। ठीक है, और जहाँ पॉल्यूशन होगा वहां ग्रो नहीं करेगा। अगर किसी एरिया में ये ग्रो कर रहा है तो समझ जाना वहां पर पॉल्यूशन नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे लाइकेन के बारे में। ठीक है, अब कुछ और पॉइंट्स है उस पर आते हैं, फिर हम माइक्रोराइजर पढ़ेंगे। ठीक है, इसको राइट कर लें। अब 5 पॉइंट हमने देख लिया। अब कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़ेंगे लाइकेन के बारे में, जिसका यूज शायद 2 चैप्टर के बाद आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लाइकेन की बात करें तो लाइकेन से क्या होता है? लिक्विड ऑक्टेन होता है। लाइकेन से लिक्विड ऑक्टेन होता है, जिसकी मदद से हम लोग लिटमस पेपर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लिटमस पेपर बनाते हैं। तो सिंपल सा ये लिख सकते हैं क्या? लिटमस पेपर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन। तो लाइकेन से ही लिटमस पेपर बनता है। ठीक है, लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है लिक्विड, और उससे क्या बनाया जाता है? पेपर, जिसका नाम होता है लिटमस पेपर। इस लिटमस पेपर की मदद से हम लोग एसिड और बेस को चेक करते हैं। ठीक है, क्या चेक करते हैं? एसिड और बेस को। लिटमस पेपर 2 तरीके का होता है, एक रेड और एक ब्लू लिटमस पेपर होगा। ठीक है, जो एसिड होगा वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, रेड वाला एसिड में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन बेस में रेड वाला कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू में। ये सारी चीजें हम लोग चैप्टर एसिड बेस और सॉल्ट में पढ़ेंगे। ठीक, तो अभी ये याद रखें लाइकेन से क्या ऑब्टेन होता है? लिटमस पेपर। और जितनी चीजें अभी तक आपने पढ़ी ये सारी चीजें आज आप रिवाइज कर रहे हैं। ठीक,
ये हो गया। अगला पॉइंट जो हम लोगों ने फाउंडेशन क्लास में पढ़ा है वो क्या है, लाइकेन जो होते हैं ये पॉइनियर स्पीसीज है। पॉइनियर स्पीसीज मतलब सबसे पहले प्लांट किंगडम में, ठीक है, सबसे पहले जो आए होंगे वो कौन आया होगा, लाइकेन आए होंगे। नहीं समझ आया, मतलब जैसे मान लेते मिट्टी नहीं बनी है, ठीक है, ये ऐसे पहाड़ था, माउंटेन था, यहाँ पे मिट्टी का फॉर्मेशन नहीं था, तो सबसे पहले पहाड़ों पे आएंगे लाइकेन होंगे। तो लाइकेन भी 3 तरीके होते हैं, कौन कौन से, क्रस्टोज, फ्रूटिकोज और फोलियोज, ठीक है। तो ये लाइकेन्स आएंगे यहाँ पे, इस पे उगेंगे और इस पे क्या करेंगे, केमिकल सीक्रेट करेंगे, और ये जो होगा पत्थर धीरे 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 चट्टान धीरे धीरे किस में बदल जाएगी, सॉइल में बदल जाती है। किस में बदल जाती है, सॉइल में बदल जाती है। तो सबसे पहले कौन आते हैं, लाइकेन। अब जब सॉइल का फॉर्मेशन होगा तो लाइकेन के बाद आते हैं मॉसेस और फंड्स। क्या आते हैं, मॉसेस और फंड्स आते हैं, ठीक है। अब मॉसेस और फंड से फिर छोटे छोटे प्लांट्स आएंगे, हर्ब्स आएंगे, फिर श्रब्स आएंगे, फिर ट्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरा क्या है, एक सक्सेशन है किसका, मतलब ऐसे एरिया जहां पे कभी बोले तो प्लांटेशन या वेजिटेशन नहीं था, लेकिन अब वेजिटेशन आ चुका है। तो वेजिटेशन मतलब के दौरान सबसे पहला स्पीसीज कौन आया था इस दुनिया में, लाइकेन। तो जो पहले आता है उसे क्या बोलते हैं, पॉइनियर। तो लाइकेन क्या होते हैं, पॉइनियर स्पीसीज होते हैं किसके, वेजिटेशन के, ठीक है। तो लाइकेन सबसे पहले आते हैं, ठीक, लिख देंगे। Lichens are the vegetation. ठीक, तो लाइकेन्स क्या होते हैं, पॉइनियर स्पीसीज होते हैं। सबसे पहले इस दुनिया में कौन आए होंगे, लाइकेन आए होंगे, फिर लाइकेन से पहाड़ों पे आए होंगे, पहाड़ धीरे धीरे चट्टाने लाइकेन्स की वजह से मिट्टी में कन्वर्ट हुई, फिर वहाँ मॉसेस और फंड्स आए होंगे, फिर मॉसेस और फंड से फिर अपना क्या आया, जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म, फिर हर्ब, श्रब, ट्री, ऐसे आए होंगे वो सब ना। तो ये सारी चीजें थी लाइकेन के बारे में। तो लाइकेन 3 तरीके के होते हैं, ये भी जान लो, लिख लो, जो मैंने बताया वहाँ पे आएंगे तो ये भी लिख लो, टाइप्स ऑफ लाइकेन। क्रस्टोज, फोलियोज, फ्रूटिकोज। क्रस्टोज, फोलियोज और फ्रूटिकोज, ये 3 तरीके की लाइकेन है, ठीक है। नाम याद रखें, बाकी स्ट्रक्चर एग्जाम्पल आगे बताए जाएंगे हायर क्लासेस में, ठीक। तो इतना भर आपको याद रखना है लाइकेन के बारे में, ठीक। अब हम पढ़ेंगे क्या, माइकोराइजा, लिख ले इसको। अब माइकोराइजा के बारे में देखते, देखो माइकोराइजा के वर्ड को अगर तुम देखो तो इसमें 2 वर्ड दिख रहा होगा आपको, एक तो ये माइको और ये राइजा, ठीक है। और मैंने फाउंडेशन क्लास में आपको अच्छे से बताया था, जिन्होंने कर रखा फाउंडेशन क्लास, कि माइको वर्ड यूज करते किसके लिए हम लोग, फंजाई के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, फंजाई के लिए, ठीक है। तो माइको मतलब फंजाई और राइजा मतलब रूट्स ऑफ हायर प्लांट, ठीक है। तो माइको मतलब फंजाई और राइजा मतलब रूट्स ऑफ हायर प्लांट। तो यहां से ये समझ में आ रहा है कि माइकोराइजा जो है ये भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन फंजाइज एंड रूट ऑफ हायर प्लांट, ठीक है। तो माइकोराइजा क्या है, इट इज एसोसिएशन बिटवीन फंजाइज एंड रूट ऑफ हायर प्लांट, लिख लेंगे। इट इज अ symbiotic association between
फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। तो फंजाई और हायर प्लांट्स के रूट के बीच में जो एसोसिएशन होता है वो क्या कहलाता है? माइकोराइजल एसोसिएशन। देखो सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब दोनों को फायदा हो रहा होगा ना। अब देखो दोनों को क्या फायदा हो रहा होगा, ये हायर प्लांट है, ये इसकी रूट है और इसमें फंजाई लगे, ठीक है, ये फंजाई लगे। देखो ये हायर प्लांट है, ये खाना बनाएगा क्लोरोफिल की मदद से, इसके पास क्लोरोफिल होगा, ठीक है, और सनलाइट पड़ेगा, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होगी, खाना बनाएगा। तो खाना जो होगा फ्लोएम के थ्रू किसके पास? रूट में जाएगा, रूट से किसको मिल जाएगा? इस फंजाई को मिल जाएगा। इन रिटर्न फंजाई विल एब्जॉर्ब वाटर और मिनरल, फंजाई वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करेगा और क्या देगा? ये जो दिखा है रूट जैसा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं माइसीलियम। ये फंजाई का स्ट्रक्चर होता है, रूट जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं माइसीलियम, ठीक है। फंजाई के पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है या फिर बोले रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं माइसीलियम। इस माइसीलियम के थ्रू वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके रूट में देगा, रूट से फर्दर जो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब होगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ से चल के कहाँ पहुंच जाएगा? पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है? तो हायर प्लांट ने खाना बनाया, फंजाई को दिया, पहला फायदा फंजाई को क्या मिला? खाना मिला। दूसरा फंजाई को रहने के लिए क्या मिल रहा है? घर मिल रहा है, देखो जगह मिल रही है ना, सेंटर मिल रहा है। तो हायर प्लांट फंजाई को सेंटर देगा और फूड देगा। इन रिटर्न फंजाई विल प्रोवाइड वाटर एंड मिनरल टू द हायर प्लांट, ठीक है। तो ये था म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन फंजाई और हायर प्लांट के रूट्स में, ठीक है। अब जो फंजाई है यहाँ पे, ये जो फंजाई दिख रहा है आपको, जनरली जो फंजाई होता है माइकोराइजिक रूट में, ठीक है, या माइकोराइजल एसोसिएशन में, वो ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा। जो मोस्ट कॉमन होता है वो होता है ग्लोमस। ग्लोमस एक तरीके क्या है? फंजाई है जो कि माइकोराइजल एसोसिएशन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। पूछा जाए कौन सा फंजाई है जो माइकोराइजल एसोसिएशन में पार्टिसिपेशन शो करता है, तो आंसर क्या होगा? ग्लोमस। बात क्लियर हो रही है? तो ये माइकोराइजिक रूट के बारे में थी, ठीक है। ये जो माइकोराइजिक एसोसिएशन है, ठीक है, ये क्यों नेसेसरी है? क्यों ये होता है? क्या जरूरत है? देखो लाइकेन की जरूरत तो हमें समझ में आ गई। लाइकेन ना होता तो क्या प्लांट वेजिटेशन आ पाता? क्योंकि लाइकेन आते हैं वही बड़े बड़े माउंटेनों को, चट्टानों को तोड़ के सॉइल बनाते हैं केमिकल रिलीज करके, तो उसका तो फायदा समझ में आया। इसका फायदा क्या है? देखो ये जो माइकोराइजल एसोसिएशन है, इसका फायदा ये है कि बहुत सारे प्लांट्स बिना माइकोराइजल एसोसिएशन के जिंदा नहीं रह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब अच्छे से कर नहीं पाते, इसलिए फंजाई का होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल पाइनस, तो पाइनस इज अ ऑब्लिगेट, ठीक है, ऑब्लिगेट शो माइकोराइजल एसोसिएशन विद द फंजाई। ऑब्लिगेट मतलब ऑलवेज, ऑब्लिगेट मतलब हमेशा, ठीक है। तो पाइनस प्लांट जो है हमेशा उसको क्या चाहिए? माइकोराइजल एसोसिएशन चाहिए, मीन्स फंजाई उसके साथ हमेशा रिलेशन में होना चाहिए, अन्यथा वो जिंदा नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो पॉइंट में लिख लेंगे इसे नीचे। ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए पाइनस को माइकोराइजल एसोसिएशन की जरूरत होती है। जरूरत ना बोल के सख्त जरूरत हो जाता है, बहुत जरूरी होती है, बहुत नेसेसरी होता है, ठीक है। तो ये माइकोराइजल एसोसिएशन की बात थी। बात समझ में आ गई होगी। एक पॉइंट और नोट में हम लोग लिखेंगे, किसके लिए? लाइकेन के लिए, जो पॉइंट छूट गया है, तो वो लिख लेंगे नोट बना के नीचे। बस याद रखना है, याद ये रखना है कि जो एल्गी और फंजाई, इनके बीच में रिलेशन था लाइकेन, तो एल्गी वाले को कुछ नाम देते हैं और फंजाई वाले को कुछ नाम देते हैं। तो लिख लेंगे इन लाइकेन एल्गल कंपोनेंट। एल्गल कंपोनेंट मतलब एल्गी वाला जो कंपोनेंट है,
नोन एज, इसको बोलते हैं हम लोग फाइकोबॉन्ड। क्या बोलते हैं? फाइकोबॉन्ड। फाइको मतलब एल्गी, एल्गी के लिए फाइकोबॉन्ड यूज करते हैं, बॉन्ड मतलब लिविंग, ठीक है। एल्गल कंपोनेंट हो गया। अगला होगा फंगल कंपोनेंट, एल्गी होगा, फंजाई होगा, यही दो चीज होंगे ना लाइक। फंगल कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे? देखो फंजाई के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम लोग? माइक्रोलाइजा, तो ये कहलाएगा माइको बॉन्ड। एल्गी फाइकोबॉन्ड और फंजाई माइकोबॉन्ड कहलाते हैं, ठीक है। इसको बॉक्स में करके लिख लीजिएगा और याद रखिएगा ये बात, ठीक। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सिमेटिक एसोसिएशन। तो अब लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स। इसको देख लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या लास्ट टॉपिक ऑफ इस चैप्टर का, रिवाइवल ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स, या फिर बोले रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स। मींस जो सॉइल का न्यूट्रिएंट्स है उसको कैसे हम वापस लाएंगे, कैसे रिप्लेनिश करेंगे, ठीक है, वो पढ़ने वाले हैं। देखो होता क्या है, जैसे जैसे हम कंटिन्यूसली फार्मिंग करते आते हैं किसी फील्ड में, तो होता क्या है, जो न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट है वो लगातार डिक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। कैसे, आइए समझते हैं। देखो मान लेते हैं ये अपने पास एक फील्ड है और इसमें 100 ग्राम, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 100 ग्राम नाइट्रोजन है, ठीक है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, ये भी 100 ग्राम मान लेते हैं, ठीक। देखो होता क्या है, जनरली प्लांट एब्जॉर्ब जो करता है वो सारे मिनरल्स करता है, लेकिन फास्फोरस, नाइट्रोजन और ये पोटेशियम, इसकी मात्रा उसको ज्यादा चाहिए होती है। तो करेगा क्या, मान लेते हैं हमने एक साल प्लांट लगाया, तो जितने भी प्लांट हमने लगाए थे, अब उनने क्या करना है, उन्होंने मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना है, क्योंकि मिनरल रहेगा तभी तो ग्रो कर पाएंगे, ये तो बात क्लियर होती है। तो मान लेते हैं हमने प्लांट लगाया और उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, और अब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का अमाउंट जो बचा वो बचा है 60 ग्राम और 60 ग्राम होता है, ठीक है। पहली बार लगाया तो इतना बचा, दूसरी बार लगाओगे फिर कम होगा, तीसरी बार लगाओगे फिर कम होगा, चौथी बार लगाओगे फिर कम होगा। मींस अब जैसे एक कल्टीवेशन किया, अब यहाँ इतना बचा है, फिर से कल्टीवेशन करोगे तो इसका कुछ अमाउंट है प्लांट में चला जाएगा, बाकी बच जाएगा। तो मान लेते 20 चला गया, 40 बचेगा, फिर 20 चला गया, फिर कितना बचा, 20 बचा, फिर 20 गया, फिर 10 बचा, फिर धीरे धीरे ऐसे जो न्यूट्रिएंट का अमाउंट है सॉइल में वो कम होता चला जाएगा। और न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट कम होगा तो सोचो क्या जो प्लांट हम लगाएंगे उसके लिए न्यूट्रिएंट्स रह गया, नहीं रह गया, तो प्लांट ग्रो कर पाएगा नहीं, अच्छे से ग्रो कर पाएगा, और जो क्रॉप है वो डिक्लाइन हो जाएगा, मतलब जो क्रॉप का प्रोडक्शन था वो बिल्कुल कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्रॉप का प्रोडक्शन जो है कम ना हो उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, तो उसके लिए हम पढ़ने वाले हैं दो मेथड, एक नेचुरल मेथड है और एक है आर्टिफिशियल मेथड। तो सॉइल जो न्यूट्रिएंट है सॉइल का उसको रिप्लेनिश करने के लिए, रिवाइव करने के लिए ना, फिर से वापस लाने के लिए हम दो मेथड से स्टडी करेंगे, दो मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। पहला मेथड है आर्टिफिशियल और दूसरा है नेचुरल। एक है आर्टिफिशियल मेथड by a artificial method and by a natural method। अब देखो नेचुरल आर्टिफिशियल मेथड की बात करें तो आर्टिफिशियल मेथड में हम क्या करते हैं, या तो मैन्योर ऐड कर देते हैं या तो हम फर्टिलाइजर ऐड कर देते हैं, मतलब बाहर से मैन्योर, खाद या फिर फर्टिलाइजर लाए डाल दिए। तो सिंपल सा इसमें क्या हो जाएगा, ऐड बाई इसमें क्या हो जाएगा, एडिंग फर्टिलाइजर्स, ठीक। हम खाद लेके आए, डाल दिए उसमें,
जैसे खाद यूरिया हो गया, एनपीके हो गया, बोरियां देखी होगी, बोरी जो आती है उस पर लिखो एनपीके, ठीक। एन मतलब नाइट्रोजन, पी फॉर फॉस्फोरस एंड के फॉर पोटेशियम, ठीक है। उसका रेशियो भी होता है एन पी के का वो होता है 2:2:1, मतलब 2:1, मतलब अगर ये 20 ग्राम होगा, ये भी 20 ग्राम होगा, तो ये कितना होगा 10 ग्राम होगा, ठीक। अगर ये 20 किलो होगा तो ये 20 किलो होगा, ये 10 किलो होगा, तो ये रेशियो होता है, ठीक है, एनपीके का 2:2:1 एनपीके का, ठीक। तो ये मिनरल ऐड करेंगे, हमारा क्या होगा, जो सॉइल का न्यूट्रिएंट्स है फिर से रिवाइव हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम खाद मिलाते हैं कोई भी क्रॉप लगाने से पहले, क्योंकि एक बार जब प्लांट करोगे तो प्लांटेशन करोगे तो प्लांट सॉइल के मिनरल को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक। तो फर्टिलाइजर खाद मिला देंगे। फर्टिलाइजर क्या होता है, जो केमिकल्स इंडस्ट्रीज में बनते हैं, ठीक है, हाँ, उसे हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। अब देखो फर्टिलाइजर अगर हम ऐड करते हैं तो ये फायदेमंद है ना, मतलब डाला और तुरंत क्रॉप ग्रो किया, फिर अगली क्रॉप आई, फिर फर्टिलाइजर डाल दिया, फिर अगली क्रॉप आई, फर्टिलाइजर डाल दिया, ठीक है, यूज कर सकते हैं आसानी से। लेकिन ये जो फर्टिलाइजर है इसको अगर आप बार बार आप यूज करोगे तो होगा क्या, आपके जो फील्ड के एरिया का जो वाटर लेवल है वो आपका पॉल्यूट हो जाएगा, मतलब जो वाटर है वो आपका क्या हो जाएगा, पॉल्यूट हो जाएगा। मतलब जहाँ पे आस पड़ोस में खेत होता है, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर डाले जाते हैं, उसके आस पड़ोस का हैंडपाइप का पानी देखोगे तो बहुत बेकार लगता है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, जब भी हम मिलाते हैं फर्टिलाइजर तो होता क्या, सॉइल के साथ जमीन के अंदर चला जाता है, और केमिकल ही तो है, और नीचे वाटर लेवल जो है उसके साथ मिल जाता है, पानी के साथ मिल जाता है। अब वही वाटर तो पूरे ग्राउंड पे है, आस पड़ोस के ग्राउंड में, हाँ, वो वाटर जब हैंड पाइप से आप निकालते हो तो उसमें वो केमिकल मिला दिखता है, और वो वाटर खराब दिखता है, मतलब खराब आपको प्रतीत होता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजर मिलाने से वाटर पॉल्यूशन होता है, पहला कारण। दूसरा, देखो क्या हार्मफुल इफेक्ट दूसरा हो सकता है। दूसरा हार्मफुल इफेक्ट ये है कि जैसे मान लेते हैं हमने कोई फल की खेती कर रहे थे, ठीक है, मान लेते हैं टोमेटो की कर रहे थे, हमने खाद डाला, यूरिया डाला, ठीक है, और पेड़ के ऊपर लगा था टोमेटो और उसी के ऊपर यूरिया पड़ गया, ठीक है। अब यूरिया क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे धूप निकल गई तो गलता है, मतलब वो मेल्ट होकर पूरे टोमेटो फैल गया, उसको घर लेके आए, बिना धुले आप खा लिए। अब बिना धुले खाओगे तो क्या होगा, अंदर गया टॉक्सिक सब्सटेंस, तो उससे आपको टॉक्सिसिटी हो जाएगी, ठीक है, हाँ। तो पहला तो ये वाटर को क्या करेगा, पॉल्यूट करेगा, दूसरा हमें बीमार भी कर देगा, ठीक है, अगर बिना धुले उसको खाएंगे। तो ये थोड़ा गड़बड़ वाला मेथड है, थोड़ा गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है, इन्वायरमेंट को नुकसान हो सकता है। नेचुरल मेथड पे आते हैं। नेचुरल मेथड में बात करें तो फिर ये पहला है मिक्स क्रॉपिंग, इससे जो न्यूट्रिएंट है वो रिप्लेनिश हो सकता है, ठीक है। क्रॉप रोटेशन, इसके अलावा हो सकता है ग्रीन मैन्योरिंग, मिक्स क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन और ग्रीन मैन्योरिंग। देखो मिक्स क्रॉपिंग में होता क्या है, हम क्या करते हैं, जब भी खेती करते हैं तो हम दो क्रॉप को एक साथ लगाते हैं। जैसे आलू की खेती की तो उसमें मटर लगा दिया, ठीक है, गेहूं की खेती की तो उसमें हमने मान लेते हैं सरसों लगा दिया, ठीक है। ऐसे हम क्या करते हैं, मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग मतलब एक क्रॉप के साथ एक क्रॉप और ऐड कर सकते हैं ना, व्हेन टू क्रॉप्स आर मींस ग्रोन साइमल्टेनियसली, मतलब दो क्रॉप को एक साथ ग्रो किया जाए, मिक्स क्रॉपिंग। क्रॉप रोटेशन क्या हुआ, क्रॉप रोटेशन ये कि मैंने एक साल आलू लगाया, या अगले साल हमने कुछ फली वाला पौधा लगा दिया, जैसे मटर लगा दिया, बीन लगा दिया, फिर अगले साल कोई और क्रॉप लगाया, फिर बीन लगा दिया। तो ऐसे क्रॉप को रोटेट करते रहते हैं, पहले एक क्रॉप लगाया, फिर अगले में दूसरा, फिर एक लगाया, फिर अगले में दूसरा, फिर एक लगाया, अगले में दूसरा। इसका फायदा क्या है अभी जानते हैं, पहले इसको, इसका मतलब भी देखते हैं। देखो ग्रीन मैन्योरिंग क्या है, मैन्योर मतलब खाद, देसी खाद, ठीक है, और ग्रीन मतलब प्लांट। देखो होता क्या है, प्लांट जो है इटसेल्फ, उसके जो सॉइल से वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किया होगा तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे, ठीक। अगर उस प्लांट को हम काट के खेत में ही गिरा दें, हरे प्लांट को काट के
खेत के अंदर ही गिरा दें और पानी, थोड़ा सा पानी डाल दें, फिर पानी डालने से होगा क्या कि जो रेट ऑफ डीकम्पोजिशन वो बढ़ जाएगा। तो बैक्टीरिया फंजाइज आएंगे, उसको डीकम्पोज कर देंगे, डीकम्पोज करके उसका न्यूट्रिएंट कहाँ भेज देंगे, सॉइल के अंदर भेज देंगे। अब जो न्यूट्रिएंट प्लांट में था वो सीधा सीधा कहाँ चला गया, सॉइल में ना। तो मैन्यूर, देसी खाद मतलब जो प्लांट या एनिमल से ऑब्टेन हो। तो ग्रीन मतलब ग्रीन प्लांट से, ठीक। तो ग्रीन प्लांट से ही मिनरल रिवाइव हो जा रहा है, ठीक है। ग्रीन प्लांट को हम मैन्योर के फॉर्म में यूज कर लेते हैं, तो इसे कहते हैं ग्रीन मैन्योरिंग। बात क्लियर हो रही है। तो क्रॉप रोटेशन और मिक्स क्रॉपिंग पे आते हैं, देखो ध्यान से। क्रॉप रोटेशन और क्या क्या फायदा, मिक्स क्रॉपिंग तो आपको समझ में आ जाएगा साथ साथ, ठीक। क्रॉप रोटेशन देखते हैं, वो उतना लिख लेना, फिर स्टार बना के देखना, ठीक। लिखना जब भी लिखना होगा पहले इसको समझो। मतलब एक फील्ड था, इसमें हमने एक साल प्लांट ग्रो किया, ठीक। और प्लांट हमने सीरियल्स का लगाया था, मतलब गेहूं लगाया था। अगली बार हमने क्या किया, लेग्यूम लगा दिया, लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिन मतलब फली वाले पौधे, जैसे बीन, पी, ठीक है, किडनी बीन, सोयाबीन, ये सब लगा दिया। अब यहाँ पे जब तुम लगाओगे लेग्यूम वाला, तो लेग्यूम में होता क्या है, जो भी लेग्यूम का प्लांट होता है उसके रूट्स में होते हैं, लेग्यूम जो भी होता है उसके रूट्स में होते हैं बैक्टीरिया, जिसका नाम होता है राइजोबियम। तो लेग्यूम प्लांट के रूट्स में पाए जाते हैं बैक्टीरिया, जिसका नाम होता है राइजोबियम, ठीक। फिर से समझ लो, सीरियल्स एक साल लगाया तो होता क्या है, सीरियल्स जो है उसको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, तो सॉइल का नाइट्रोजन पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा। अगली बार जब आपने लेग्यूम लगाया तो लेग्यूम के पास ऑलरेडी क्या है, एक बैक्टीरिया है राइजोबियम। ये राइजोबियम करता क्या है, जो भी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितना परसेंट है, 78%। वेरी गुड। जो 78% नाइट्रोजन है उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब, डायरेक्टली इन्वायरमेंट से लेके, ठीक है, उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा। मतलब जो भी नाइट्रोजन ऊपर एनवायरमेंट में, उसको सीधा ये बैक्टीरिया लेगा और नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा, और सीधा वो नाइट्रोजन जिनस कंपाउंड किसको मिल जाएगा, प्लांट को मिल जाएगा। फिर समझ लो, ये जो राइजोबियम है ये क्या करता है, एनवायरमेंट से सीधा नाइट्रोजन लेगा, नाइट्रोजन लेने के बाद क्या करेगा, उसके कंपाउंड्स में कन्वर्ट करेगा और प्लांट के अंदर भेज देगा, ठीक है। तो अब इस राइजोबियम जो है, इस राइजोबियम की मदद से प्लांट को नाइट्रोजन डायरेक्टली इन्वायरमेंट से मिल रहा है, तो क्या सॉइल से ये प्लांट नाइट्रोजन लेगा, नहीं लेगा, ठीक है। तो लेग्यूम प्लांट लगाने का फायदा ये है कि सॉइल का नाइट्रोजन जो है वो नहीं लेगा। वो कौन सा नाइट्रोजन लेगा, इन्वायरमेंट का लेगा। तो जब तुम सीरियल्स लगाए और जब तुम लेग्यूम लगाए, अगले साल जब तुम सीरियल लगाओगे, ठीक है, तो इसके बीच में कुछ टाइम स्पेन होगा, नहीं होगा। जैसे यहाँ से ऐसा तो है नहीं, सीरियल लगाया फिर तुरंत सीरियल लगा दिए, या फिर 1 महीने बाद फिर सीरियल लगा दोगे लेग्यूम लगाने के बाद, नहीं, कुछ टाइम होता है। जैसे 7 महीने, 8 महीने, 1 साल बाद लगाओगे। एक बार सीरियल लगाए, दूसरी बार सीरियल लगाओगे तो 1 आध साल बाद लगाओगे ना, समझ। जैसे अभी धान लगा रहे हो, फिर अगले साल धान लगाओगे, ऐसे ना, सीरियल लगाया फिर अगले साल सीरियल लगाओगे। तो होगा क्या, इस बीच में जो यहाँ पे नाइट्रोजन कम हुआ था सॉइल के अंदर, फिर से नाइट्रोजन वापस आ जाएगा, फिर से नाइट्रोजन वापस आ जाएगा सॉइल में। कैसे आएगा, एक तो देखो राइजोबियम फिक्स कर रहा है नाइट्रोजन, प्लांट को मिल रहा है, और जो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन ये फिक्स करेगा वो तो सॉइल में जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ साथ जो भी यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट होंगे वो मरेंगे, जो भी कीड़े मकोड़े इस फील्ड में मरेंगे, वो क्या होगा, कीड़े मकोड़ों से उनका डिकम्पोजिशन होगा, बैक्टीरिया फंजाई आएंगे, उसको डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोज मतलब छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, तोड़ डालेंगे बिल्कुल। तोड़ने के बाद उसको क्या कर देंगे, सॉइल के अंदर जो भी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स था ना, उस बैक्टीरिया, उस एनिमल या प्लांट के अंदर, उसको डिकम्पोज करके उस न्यूट्रिएंट्स को सॉइल के अंदर भेज देंगे। तो इस सीरियल के सीजन से अगले सीरियल के सीजन्स में जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हुई थी, फिर से आराम से वो वापस आ जाएगी, ठीक है। तो देखो, पहले सीरियल लगाया, फिर लेग्यूम लगाया, फिर सीरियल लगाया, फिर अलग कुछ लगाएंगे, ठीक है। फिर से कोई ऐसा प्लांट लगाएंगे जिससे जो न्यूट्रिएंट है वो वापस आ सके। फिर समझ लो, सीरियल लगाया तो ये नाइट्रोजन
एब्जॉर्ब कर लेगा, नाइट्रोजन की हो जाएगी कमी। तो अगले साल हमने क्या लगाया, लेग्यूम। अब लेग्यूम जितने भी प्लांट है लेग्यूमिनस, ठीक है, उसके रूट में होता है राइजोबियम। ये राइजोबियम बैक्टीरिया है जो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में, और उन कंपाउंड्स को कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, प्लांट्स। तो प्लांट को डायरेक्ट वो नाइट्रोजन मिल जा रहा है, तो क्या जमीन का नाइट्रोजन लेगा, नहीं लेगा। जमीन का नाइट्रोजन नहीं लेगा तो क्या नाइट्रोजन की कमी आएगी, नहीं आएगी। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की कमी हो गई थी, इसने नाइट्रोजन लिया नहीं। अब यहाँ जब तुम अगला सीरियल लगाओगे, इस बीच में लगभग 1 साल का अंतर रहेगा, गैप रहेगा। इस 1 साल के अंदर में इस खेत के अंदर बहुत सारे कीड़े मकोड़े, बहुत सारे प्लांट मर गए होंगे। उन प्लांट और कीड़े मकोड़ों के मरने की वजह से जो बैक्टीरिया फंजाई है उसका डिकम्पोजिशन करेगा, और उनका मिनरल कहाँ चला जाएगा, सॉइल के अंदर, सॉइल के अंदर चला जाएगा। और मैक्सिमम हम लोगों की बॉडी में क्या होता है, नाइट्रोजन ना, कार्बन के बाद क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन फिर से सॉइल के अंदर चला गया, तो यहाँ पे कमी हुई थी, इस दौरान कमी पूरी हो गई। अगला जब लगाओगे तो कमी पूरी हो गई, फिर से सीरियल लेगा, सीरियल बढ़िया से ग्रो करेगा। लेकिन अगर तुम सीरियल लगा के फिर सीरियल लगा देते तो क्या होता, बोलो, होता क्या, हाँ, प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता। बात क्लियर हो रही है, बहुत बढ़िया। चलो, तो राइजोबियम अभी हम थोड़ा इंडिविजुअली अच्छे से देखेंगे। एक काम और हो सकता था, अगर हम इस लेग्यूम को लगाते ही ना, मतलब 1 साल सीरियल लगाया, अगले साल खेत को परती छोड़ दिया, ठीक है, खाली छोड़ दिया, फिर अगले साल लगाया, खाली छोड़ के फिर से बैक्टीरिया सॉरी जो भी एनिमल्स प्लांट्स मरेंगे इस खेत के अंदर, फिर से उसका डिकम्पोजिशन होगा और मिनरल फिर से रिवाइव हो जाएगा सॉइल के अंदर, ठीक। तो एक और हो सकता है मेथड, इसमें लिख लेना, लीविंग द लैंड फैलो, मतलब फैलो मतलब परती छोड़ देना, ठीक, खाली छोड़ देना। तो 1 साल उगाया, अभी एक सीजन पूरा छोड़ दिया, अगले सीजन में फिर उगाओगे, तो होगा क्या, फिर से सॉइल रिवाइव हो जाएगा, ठीक। तो ये समझ में आएगा क्रॉप रोटेशन। मिक्स क्रॉपिंग में क्या होगा, मिक्स क्रॉपिंग में देखो, ये जो लेग्यूम है ये भी थोड़ा बहुत नाइट्रोजन इंक्रीज करने में पार्टिसिपेशन डालता है। तो मिक्स क्रॉपिंग में मान लेते हैं हमने आलू लगाया और लेग्यूम लगा दिया। अब जब तुम पोटैटो लगाओगे तो सॉइल का न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन जब तुम उसके साथ मटर लगाए होगे तो मटर क्या करेगा, जो नाइट्रोजन की का अमाउंट है सॉइल के अंदर उसको बढ़ाता रहेगा, कमी होने नहीं देगा। तो मिक्स क्रॉपिंग तुम करते जाओगे और जो डेफिशिएंसी है वो भी लगातार बना रहेगा, सॉरी डेफिशिएंसी है वो भी लगातार पूरा होता जाएगा, ठीक है। तो ये बात थी, समझ में आ गया होगा नेचुरल मेथड। तो राइजोबियम किसके रूट में रहता है, लेग्यूम प्लांट्स के रूट में रहता है। तो ये मैं लिखा दे रहा हूँ, लिख लेना, देख क्या लिखना है, राइजोबियम ब्रैकेट में लिखने क्या है, ठीक है। तो राइजोबियम क्या करता है, लेग्यूम्स प्लांट के रूट में रहता है और वो प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। नाइट्रोजन की जरूरत थी उसको, मिनरल की। तो नाइट्रोजन क्या एक मिनरल है, नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, एयर डायरेक्टली एयर से, एयर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखने करता क्या है, राइजोबियम अब देखो राइजोबियम करता है कि जो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन उसको सिंपल और एब्जॉर्बेबल नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। सिंपल और एब्जॉर्बेबल मतलब सिंपल बिल्कुल साधारण में, एब्जॉर्बेबल मतलब जिस फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो सिंपल एब्जॉर्बेबल नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब इसकी नाइट्रोजन कंपाउंड को प्लांट एब्जॉर्ब करेगा और यूज करेगा किसमें, अपने मेटाबॉलिज्म में। अब नाइट्रोजन कहाँ यूज होता है इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। देखो प्लांट बॉडी के अंदर नाइट्रोजन पहले तो विटामिन बनाने में, उसके साथ साथ जो भी एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बना होता है, एमिनो एसिड मिल के क्या बनाते हैं, प्रोटीन, ठीक है। तो पहले नाइट्रोजन विटामिन बनाने में आएगा, दूसरा एमिनो एसिड बनाने में, और इंटर्न एमिनो एसिड जुड़ेंगे क्या बन जाएगा, प्रोटीन। तो विटामिन बनाने में आया यूज नाइट्रोजन,
प्रोटीन बनाने में आया, इसके साथ साथ न्यूक्लिक एसिड बनाने में। न्यूक्लिक एसिड जैसे कि डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। देखो आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड बनाने में। इसके साथ साथ साइटोप्लाज्म में नाइट्रोजन ही होता है मैक्सिमम, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन नाइट्रोजन ही होता है। तो विटामिन, प्रोटीन और इसके साथ साथ न्यूक्लिक एसिड, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन, इन सब को बनाने के लिए क्या किसकी रिक्वायरमेंट है? नाइट्रोजन। यानी कि नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट जो है प्लांट को बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसी रिक्वायरमेंट के लिए हम जो राइजोबियम्स है वो क्या करने लगते हैं? लेग्यूम प्लांट से एसोसिएशन करने लगते हैं, ताकि जो रिप्लेनिशमेंट करना है सॉइल का वो आसानी से हो सके, ठीक है। तो ये नेचुरल मेथड की बात थी, ठीक। अब एक पॉइंट ये भी लिख लो जो भी मैंने बोला, इसके नीचे लिख लेना। इसका नाम क्या? राइजोबियम, सॉरी, नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड फॉर, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये तो मेन है, विटामिन, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, इन सब के लिए क्या चाहिए? नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट के लिए, ठीक है। अब अगला कमाल की बात में लिख लेंगे, न्यूक्लिक एसिड क्या है? जो न्यूक्लिक एसिड है ये दो तरीके का हो सकता है, एक डीएनए और एक आरएनए, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड। बात क्लियर हुई? तो ये पहला बात था। एक बात और देखेंगे, कमाल की बात। कमाल की बात ये कि कभी भी तुम लेग्यूम प्लांट्स को उखाड़ोगे, मतलब जितने भी फली वाले पौधे, मटर का पौधा या फिर दालों का पौधा, जब भी तुम अरहर का पौधा उखाड़ोगे तो देखोगे रूट उनका गुलाबी कलर का होता है। उनका जो रूट होता है नीचे गुलाबी कलर का होता है, फूला हुआ होता है। तो अगला पॉइंट लिखेंगे कमाल की बात में क्या कि रूट्स ऑफ, ठीक है, और यहाँ रूट्स और ऑब्लिक कलर नोड्यूल्स। देखो रूट्स में जो होता है गांठ बन जाती है, ठीक है। तो पूरे रूट में नहीं होगा ये, जहाँ पे गांठ बना होगा, ठीक है। हाँ, जो रूट है उसमें क्या कुछ सेल्स कुछ जगह पे, जैसे मान लेते हैं रूट है, ठीक है, तो कुछ जगहों पे क्या होगा, रूट सेल्स क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा डिवाइड होकर एक गांठ जैसा स्ट्रक्चर बना लेंगे, मतलब मोटा सा स्ट्रक्चर बना लेंगे, स्वेलन हो जाएंगे, ठीक है। तो उनको बोलते हैं नोड्यूल्स। नोड्यूल्स, तो नोड्यूल्स ऑफ लेग या फिर लेग्यूम या फिर रूट्स, नोड्यूल्स और रूट ऑफ लेग्यूम्स है। लेग्यूम्स मतलब वही पी मटर, मतलब जितने भी हैं प्लांट्स को, हैव अ पिगमेंट नोन एज लेग हीमोग्लोबिन। पिगमेंट होता है इनके पास लेग हीमोग्लोबिन, जिसके वजह से इनका नोड्यूल किस कलर का अपीयर होता है? पिंक कलर का दिखता है। हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा ब्लड रेड होता है ना, अरे बोलो, रेड होता है हमारा ब्लड। तो इनके पास भी क्या होता है? हीमोग्लोबिन रेडिश पिगमेंट होता है, ठीक है। अब ये पिंक कलर, पिंक में रेड में व्हाइट मिला हुआ कैसा हो जाएगा? पिंकिश हो जाएगा। तो रूट जनरली व्हाइट होता है, तो रेड उसमें मिलाओगे तो पिंक ही दिखेगा ना। अब लेग क्यों लगा है? ये हीमोग्लोबिन जो होता है थोड़ा हमारे हीमोग्लोबिन से थोड़ा अलग होता है, मतलब स्ट्रक्चर में, ठीक है, कलर तो सेम हुआ स्ट्रक्चर में। तो आगे इसको लगा दिया लेग। लेग मतलब लेग्यूम से है, लेग मतलब लेग्यूम। तो लेग्यूम के अंदर जो हीमोग्लोबिन पाया जाएगा कहलाएगा लेग हीमोग्लोबिन। बात क्लियर हो रही है ना? चलो, तो ये बात थी चैप्टर नंबर 1 की, ठीक। इसमें जो नाइट्रोजन अभी देखा था हम लोगों ने, कैसे कैसे राइजोबियम नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ये सारी चीजें हम 8th क्लास में देखेंगे। और जिसको जानना है वो 8th क्लास का वीडियो देख लेगा, ठीक है। 8th क्लास का लगभग 3 तारीख में था, ठीक। तो 3 जून का वीडियो वो देख लेगा, उसमें पढ़ा होगा, ठीक है। उसमें नाइट्रोजन साइकिल बनाई गई तो उसमें बताया गया पूरा, अगर जिसको जानना। बाकी आपको 8th क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो ये आज के लेक्चर की बात थी। यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। कुछ बातें हैं जो साइंस इन कॉन्टेक्स्ट में दिया है, उन कॉन्टेक्स्ट में एक पॉइंट ये भी दिए हैं क्या कि जो आंट होती है वो अकेसिया मतलब बबूल के साथ कैसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती है।
जो चींटियां होती हैं वो बबूल प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती हैं, ठीक है। बबूल लिक्विड सिक्रीट करता है, उससे जो आंट है वो अपना न्यूट्रिएंट्स लेती हैं, साथ साथ उसके बार्क में जगह बना के रहने लगती हैं। तो चींटियों को फायदा हुआ, बबूल ने दिया, पहला खाना दिया, रहने की जगह दिया। इन रिटर्न चींटियां क्या करती हैं, बबूल को जो इतने भी हर्बीवोर हैं उनसे बचाती हैं, स्पेशली एलिफेंट से ना। तो इसीलिए बबूल के पेड़ के पास एलिफेंट नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसके पास चींटियां होती है। और कहानी पढ़ी रखा होगा चींटी और एलिफेंट वाली, ठीक है, आंट और एलिफेंट वाली। उसके मतलब उसका जो ट्रंक होता है, जो भी उसका सूंड है, उसमें घुस जाती है। ऐसी कोई कहानी आप पढ़ ही रखे होंगे, ठीक। तो आर्केशिया और चींटों के बीच में भी क्या होता है, एसोसिएशन होता है सिम्बायोटिक का, ठीक। चलिए, तो ये लेक्चर हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। होमवर्क सुन ले आप, ठीक है। होमवर्क जो है वो आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइज आप पिछले लेक्चर में फिल कर लिए होंगे। आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेंड करूंगा। पिछले लेक्चर में हालांकि मैं बोला था सेंड नहीं कर पाया, कुछ काम पड़ गया था, ठीक है। तो आज मैं उसको राइट करके सेंड कर दूंगा पीडीएफ में। इसके अलावा आपको करना क्या है, लास्ट पेज पे आप चार्ट बना है, मैं दिखा देता हूँ। पेज नंबर 16 पे आपके चार्ट बना होगा, ये है। इसको आपको नोट्स के नीचे कॉपी में राइट करना है। इसके अलावा आपको पूरा चैप्टर जितना नोट्स स्टार्टिंग से अभी तक लिखा है, इसको रफ कॉपी में राइट करके आप लोग मेरे पास सेंड कर दोगे मेरे पर्सनल नंबर पे। और सबका आना चाहिए, अन्यथा अटेंडेंस किसी को नहीं मिलेगी, याद रखिएगा, ठीक है। और जो आपके कॉपी में चीजें करनी, वो क्या क्या करना है कॉपी में, आपको केवल मतलब शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर करना है। मीन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ, ये करना है। और एफ वाला क्वेश्चन करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। यही दो चीज कॉपी में करनी है, बाकी सारी एक्सरसाइज आपको बुक में फिल करनी है, ठीक है। इसके साथ साथ आपका एक प्रोजेक्ट दिया है, ठीक है। इन प्रोजेक्ट्स को आप अच्छे से पढ़ोगे और ये हॉट्स वाला क्वेश्चन दिया है, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और जिसका सॉल्व हो जाए वो पीछे रफ कॉपी में सॉल्व, पीछे समरी तो लिखेगा, ठीक है। जितना भी अभी तक नोट्स लिखाए हैं वो लिखेगा। उसके साथ साथ ये हॉट्स क्वेश्चन भी आप सॉल्व करके सेंड कर देना, ठीक है। और 2 क्वेश्चन दिए हॉट्स में, ठीक। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, उसमें स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर नंबर 2। थैंक यू।